हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट 4 कर रहे हैं। लेकिन आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने वाले हैं। कई बच्चे पूछ भी रहे थे मेरे को, उसने मैसेज किया, बच्चों के टेक्स्ट आ रहे थे कि मैडम सिर्फ कॉस्ट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही लेते हो क्या। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कॉमर्स टर्म में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर किसी भी टॉपिक में, सब्जेक्ट में आप क्लियर पिक सेंड करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीकॉम फाइनल ईयर या अभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी ऐड करूँ इस पर, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो फाइनल ईयर की आ रही है, क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो फाइनल, जब भी टाइम लगता है तो वो फाइनल ईयर की वीडियो, क्योंकि उसमें मेजोरिटी होती है बच्चों की, वो डिमांड ज़्यादा करते हैं तो पहले वो बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। एंड एक जो बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि राइटर क्या है, काफ़ी बच्चों के इसके ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं कि कौन सा राइटर बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगी भी, आप कहीं से भी करें, पूरी कोशिश है कि मैं वहाँ से देखें, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं करवाती हूँ वो स्पेसिफिक एक बुक से नहीं होते, क्योंकि उसमें कई जगह से कंसेप्ट लेके फिर हम उसको क्या है यहाँ पे क्लियर करवाती हूँ मैं आपको। तो आप क्या करें, उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करूंगी आपकी, उसमें सारे जो क्वेश्चंस होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका आंसर दे सकूं। कौन सी बुक है, कौन सा राइटर बेस्ट रहेगा, ठीक है, पब्लिकेशन है कौन सा, वो सारा मैं उसके ऊपर कवर करने वाली हूँ। तो मैं उसको सारा आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। तो चलो आज हम करते हैं क्वेश्चन। कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन आया है चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्वेश्चन है, ए कंपनी proposing to expand its production can go in either for an automatic machine costing 2,24,000 with an estimate life of 5.5 years, or an ordinary machine costing 60,000 having an estimated life of 8 years. The annual sales and cost are estimated as follows. अपने को गिवन है दो मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक ऑर्डिनरी मशीन है। दोनों मशीनों की कॉस्ट दी हुई है और लाइफ टाइम भी दोनों का अलग अलग है। लेकिन आगे हमें सेल्स है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड गिवन है एंड हमें क्या कंप्यूट करना है इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रपोजल एंड द पे बैक पीरियड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड है, वो दो से हमें पूछा है। ठीक है, हमें इसमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग। पे बैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पे बैक मेथड। तो पे बैक में हम सबसे पहले देखते हैं, दो मशीनें हैं अपने पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे ऑटोमेटिक मशीन एंड ऑर्डिनरी मशीन। ठीक है, हमने दो मशीनें ले ली, एक ऑटोमेटिक मशीन है एक ऑर्डिनरी मशीन है। अपने को सबसे पहले क्या है, दोनों मशीनों की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट डालेंगे। इसकी है 2,24,000 एंड इसकी हमें जो गिवन है वो है 60,000। देन अपने कॉस्ट के अंदर क्या गिवन है, सेल्स। ठीक है, ये हमने जस्ट कॉस्ट रखी है, कितनी कॉस्ट है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सेल्स गिवन है दोनों की, पहली मशीन की सेल्स गिवन, दोनों की सेल्स है वो बिल्कुल सेम गिवन है, 1,50,000 1,50,000, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन भी इतने की सेल्स है और ऑर्डिनरी मशीन की भी। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट लगी है उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यानी कि जो भी हमारे क्या है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, मटीरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड है। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों के तीनों लगे हैं। कितने कितने हैं ये तीनों के तीनों हैं, 15,000, 50,000, 12,000, 24, 50, 60 एंड 20। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि 50, 12 एंड ये तो हो गया ऑटोमेटिक मशीन का 50,000, 12,000 एंड 24,000।
एंड ऑर्डिनरी मशीन का है वो क्या है 50, 60 एंड 20, 50,000, 60,000 एंड 20,000। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसको अलग रखें, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, तो इनको हम ऐड करेंगे अभी। $50,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000, तो ये हमारा आ गया इसका 86। किसका आ गया, ये ऑटोमेटिक मशीन का, एंड उसका 50,000, 60,000 प्लस 20, तो ये आ गया 1,30,000। ये किसका आ गया, एक ऑर्डिनरी का होगा, एक ऑटोमेटिक मशीन का आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, आपको समझाने के लिए बताया था कि इस चीज़ों में ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों की। तो ये क्या कर दिया हमने, डिडक्ट करनी है, यानी कि हमने वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस कर दी। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, जो चीज़ हमारी निकलेगी वो क्या आएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके मैंने पूरे आपको क्लियर करवा रखा है, सारा चैप्टर आपको मैंने करवाया है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी करवाया, प्रैक्टिकल भी करवाया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, क्या क्या इसका पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है, दैट मीन्स आपने भी ये किया है। ठीक है, तो इसको मैं पूरी डिटेल है वो आपको करवाई भी हुई है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम आप आगे करते हैं, इसको क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे 150 माइनस 86, तो ये आ जाएगा 64,000, और ये आ जाएगा डायरेक्टली 20,000। ठीक है, अब अपने को क्या गिवन है, कॉस्ट अपने को पता है 2,24,000 है इसकी, एंड इसकी क्या है 60,000 है। तो अब अपने को निकालना क्या है, पे बैक पीरियड निकालना है। तो इसका हम डायरेक्टली कर लेते हैं, वरना हम पे बैक का वो प्रोसीजर हमारा एक और भी होता है जो हमने पीछे किया था। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इतना है, और हमारी कॉस्ट कितनी है, इतनी है, तो कितने सालों में, अब मतलब ये इतना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक तरीके से हमारा यूँ कह सकते हैं हम कि जो कैश इनफ्लो है ये क्या है, पर एनुअम इनफ्लो है, यानी कि एक साल में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम इनफ्लो कहते हैं, कितना हमारा इनफ्लो होता है, एक साल में इतना इनफ्लो होता है, हमारी कवर इतने का करना है। कई बार क्या होता है कि अगर तुम्हारे सोचा होगा कि वो उस तरीके से क्यों नहीं किया कि हमारा 1, 2, 3 ईयर है, तो वो अगर हमें ईयर्स में वैसे गिवन होता है ना तब करते हैं। अब इसमें हमें क्या कॉस्ट गिवन है, सेल्स गिवन है, वेरिएबल गिवन है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक मशीन का हम निकालेंगे 2,24,000। ठीक है, ये हमारा कितने में कवर हो जाएगा, 64,000 है वो, मतलब क्या है इसकी एक साल की है, एक साल का कंट्रीब्यूशन है वो, इनफ्लो है वो कितना है 64,000 है, और टोटल हमारा इसके ऊपर खर्चा कितना लगा है 2,24,000। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.73 या 3 पॉइंट, आप कितना ही इसमें 73 आता है, 3.73, तो यानी कि 3.7 में हमारा कवर हो जाएगा किसका, ऑटोमेटिक मशीन का। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी मशीन का, यानी कि पे बैक पीरियड कितना हो गया इसका, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक का, तो ऑटोमेटिक की कॉस्ट कितनी है 60,000 की है, और हमारा जो पर एनुअम का इनफ्लो कितना है 20,000 का है, तो ये कितना आ गया 3 ईयर का, तो ये आ गया 3 ईयर। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सी मशीन बेस्ट है, ऑर्डिनरी मशीन बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिकवरी है वो इससे जल्दी हो जाती है। इसमें 3 मंथ मतलब 3 ईयर 7 मंथ लग रही है, 3.7 है, जबकि इसकी जो रिकवरी है वो 3 सालों में ही हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर पे बैक से बात करें तो ऑर्डिनरी मशीन है वो प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्या है पे बैक है वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम इसका पे बैक निकालते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट गिवन है, हमें सेल्स गिवन है, यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट गिवन थी, तो वो हम माइनस करके ही निकालेंगे। जितना खर्चा लगा वो डिडक्ट कर देंगे सेल्स में से, दैट मीन्स कि हमारा इनफ्लो इतना होता है, टोटल खर्चा इतना लगा था, डायरेक्ट ही हो गया,
कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे रखी थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट इसका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इसी क्वेश्चन में दो चीजों से पूछा है इन्होंने। तो पे बैक के अकॉर्डिंग तो कौन सी मशीन बेस्ट थी, ऑर्डिनरी। और अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड का हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, कंट्रीब्यूशन निकाला है। चाहे तो आप अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड को फिर से वैसा ही प्रोसीजर कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। आप ऐसा भी मतलब कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो दोनों मशीनों का क्या है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लेते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन और यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्डिनरी मशीन। तो कंट्रीब्यूशन हमने अभी भी निकाला था, 64,000 था इसका, और इसका कितना था, 20,000। ठीक है, यही कंट्रीब्यूशन था जो अभी भी निकाल के हटे। अब इसमें हम जब भी हम ARR करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम ARR निकालते हैं ना तो हम इसमें जो पे बैक में तो हम क्या लेते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो मतलब डेप्रिसिएशन से पहले का लेते हैं, उसमें इतना इसका कंसेप्ट नहीं आता डेप्रिसिएशन का। लेकिन जब हम ARR निकालते हैं ना तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम ARR मेथड के थ्रू ARR मेथड के थ्रू, या इसमें हम रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट भी हम कह देते हैं, या इसको हम एवरेज रिटर्न टू मेथड भी कह देते हैं, ARR या फिर जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड है, एक ही बात है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं ना तो ये मतलब इसको हम आफ्टर डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं इसका प्रॉफिट। इसलिए पे बैक में डेप्रिसिएशन मेथड का कोई कंसेप्ट नहीं आता, लेकिन इस मेथड में हमें डेप्रिसिएशन को साथ में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेके आएंगे, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन पर एनम हम कैसे निकालेंगे, जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऑटोमेटिक मशीन का एंड ऑर्डिनरी मशीन का। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी है ऑटोमेटिक की, 2,24,000। इसका लाइफ टाइम कितना है, 5.5 ईयर है लाइफ टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, 5.5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, करना इसको डिवाइड ही है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, थोड़ा और इजी कंसेप्ट करते हैं। इसको कैलकुलेट करना है। लाइकवाइज क्या है, ऑर्डिनरी मशीन है उसका 60,000 है और उसका जो लाइफ टाइम है वो 8 ईयर का है। तो वो हम क्या करते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं, 2,24,000 डिवाइड बाय 5.5, तो ये आ गया 40,727। 40,727 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 तो आप सीधा ही लेते हैं, लमसम लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 60,000 डिवाइड बाई 8, तो इसका आ गया 7,500। इसको अब हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट कर देंगे तो इसकी अमाउंट हम निकाल लेंगे। पहले हम डायरेक्टली लिख लिया 12,500 एंड 64,000 माइनस 40,727 is equal to 23,273। अब हम क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे इसका। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना, तो वो हम निकाल लेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, जितनी कॉस्ट है डिवाइड बाई, कैसा हमारा फॉर्मूला होता है कि जितनी हमारी कॉस्ट है, कोई भी साल्वेज वैल्यू है वो हमें ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं गिवन,
तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो दोनों की। ऑटोमेटिक मशीन की एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगी, यानी कि 224 को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, और इसको हम कर देंगे 60 को भी 2 से डिवाइड। तो इसकी जो हमारी अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी 112, यही आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे इसकी 30, यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। अब हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या इसको हम ARR भी कह सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज में, ये हमारी अमाउंट आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी जो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आई है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कैश इनफ्लो आया है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। ऑटोमेटिक मशीन का निकालते हैं 23,723 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, एंड ये हो गया ऑटोमेटिक मशीन का। एंड ऑर्डिनरी मशीन का क्या हो जाएगा 12,500 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100। तो इसका हम निकालते हैं, करते हैं कैलकुलेट। 23,273 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 20.779। तो हम कह सकते हैं 20.78%। नेक्स्ट है 12,500 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100, ये आ गया 41.6666, तो यानी कि 67, यानी कि हम लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, इसका जो परसेंटेज हमारा क्या है 20.78 है, और इसका क्या है 41.67। तो ये इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो ये ऑर्डिनरी मशीन क्या होगी बेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम चूज करें तो ये ऑर्डिनरी मशीन है, उसका रिजल्ट है वो जो बेस्ट है। इवन की कंपैरिजन करें तो डबल में आता है। तो ये आपका मेथड था, ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था, एंड वेरी इजी और सिंपल। बस थोड़ा सा हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और वो पूछ क्या रहा है। बस हमें ये चीज देखनी होती है। जरूरी नहीं होता कि हर बार वही पैटर्न अपनाया जाए, उसी फॉर्मूला से किया जाए। कई बार थोड़ी चीजें थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में भी दी जाती है, कई बार थोड़ा सा घुमा के भी दिया होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके ऊपर फोकस करें, एंड देन क्या है जो पूछा क्या है उसको देखें और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो इजिली निकल जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन गिवन है अपने को, वो और करते हैं। A firm is considering to purchase a new machine which will cost 1,20,000. The cost of installation will amount to rupees 25,000. The increase in working capital requirement will be 15,000. The machine is expected to provide cash inflow before depreciation and taxes of rupees 70,000 for a period of 5 years, after which it can be sold for 50,000. The firm applies straight line method of depreciation. The tax rate on income is 35%. Calculate all the cash flow associated with the machine. हमें ये कैलकुलेट करना है कैश फ्लो। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमें क्या जिस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी टोटल इसके ऊपर जो मशीन हम परचेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हम क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, या कह लो कि हमारा आउटफ्लो एट स्टार्टिंग कितना हुआ वो ही क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्टली नहीं गिवन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या आप इसको कह सकते हो कैश आउटफ्लो, कि स्टार्टिंग में हम कितना एक्सपेंस करने वाले हैं वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है ना मशीन की वो है 1,20,000, ठीक है, ये तो हमने डायरेक्टली पे कर ही दिया, 1,20,000 की तो कॉस्ट ही है। देन ये क्या बोल रहा है कि जो मशीन को इंस्टॉल करने में जो एक्सपेंसेस आएंगे, यानी कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन की जो भी एक्सपेंसेस हैं,
कितने का बोला है? 25,000 का, यानी कि उसको इंस्टॉल करने में, उसको सेटअप करने में 25,000 का खर्चा आएगा। उसके ऊपर हमें क्या वर्किंग कैपिटल बी रिक्वायरमेंट होगी, वो कितने की होगी? 15,000 की। तो हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल बी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके साथ ही खर्चा होगा, ये मशीनरी के साथ ही, और नहीं कुछ भी गिवन है तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,60,000। ये हमारी क्या आ गई है? ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई है कि एक मशीन है, उसकी डायरेक्टली वो कहते हैं 1,20,000 की आपको लेनी पड़ेगी, उसको सेटअप करवाने में आपका 25,000 का खर्चा आएगा, उसके आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 15,000 के, टोटल आपके पास 1,60,000 रुपया होगा, तब आप ये मशीनरी है वो आप सेटअप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमने निकाल ली, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। आगे हमसे क्या पूछा है? द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो अब हमें क्या गिवन है कि कैश इनफ्लो गिवन है, वो गिवन है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो इसको हमें आफ्टर बनाना होगा सबसे पहले, तो बिफोर डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्स की भरपाई है कि जब भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो हम डेप्रिसिएशन के बाद ही करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे, जो अमाउंट बचेगी ना उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसमें तो डायरेक्टली इन्होंने बोला भी है तो पता भी चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हम डिवाइड करके जो नंबर ऑफ ईयर है कुछ भी गिवन है। लेकिन अगर आपको बात ये आती है ना, जो कंसेप्ट आपको मेन ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि टैक्सेस पे करने हैं एंड आपको ये चीज़ जो बिफोर डेप्रिसिएशन देखा भी क्या गिवन है, तो हमें जो बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है ना, तो टैक्स पे करने के लिए उसको आफ्टर डेप्रिसिएशन बनाए, यानी कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट करें देन ही उसके ऊपर टैक्स है वो, क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस करके टैक्स लगता है। तो हमें इसमें टैक्स पे करना है तो हम पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, इन्होंने क्या है कि जो आपके पास जो कैश इनफ्लो है वो बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन इज 70,000। सबसे मेजर जो है ये यही है, इसी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे माइनस। कैसे करेंगे? फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल हमें गिवन है ये, एंड विच इट कैन बी सोल्ड फॉर 50,000। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल को अब इसमें हम नहीं लेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए जो काम करने के लिए, यानी कि अब मशीनरी है उसको आपको चलाने के लिए 15,000 की जरूरत थी, तो आप उसमें ये नहीं लेंगे। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि टोटल जो कॉस्ट है ना, जेन्युइन जो कॉस्ट है वो 1 लाख, ये क्या 45,000 है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर स्टार्टिंग की कॉस्ट है वो ही हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन में, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल है, ये वैसे कॉस्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी पड़ी है मशीन को वर्क करने में कि हमारी मशीनरी इतने में मतलब वर्क करने लग जाएगी, लेकिन एक्चुअली में हमारी कॉस्ट क्या रहेगी? इतनी। तो डेप्रिसिएशन है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर नहीं लगता, वो हमारी जो फिक्स कैपिटल होती है उसी के ऊपर लगता है। तो हम क्या करेंगे? 145,000। और इसमें जो चीज़ में ध्यान में रखने वाली है वो क्या है कि आफ्टर 5 ईयर, ओके 5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, 5 सालों के बाद डेप्रिसिएशन निकालना है। इट कैन बी सोल्ड फॉर 50,000, ये मतलब क्या 50,000 से सेल हो गई, तो वो चीज़ क्या है? माइनस कर देंगे। 50,000 की तो हमारे पास एक तरीके से सालवेज वैल्यू है, 50,000 की तो हमारे पास अमाउंट बची हुई है, तो वो इसमें से हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ ऐसे करके इसका हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आप 145 माइनस 50,000, तो ये हमारा 95 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ गया 19,000। ठीक है, अब 70 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 51,000। ये हमारे पास क्या आ गई है? ये आ गई है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स।
यानी कि टैक्स तो अभी भी नहीं लगा है, लेकिन इसको हम बिफोर टैक्स है बट आफ्टर डेप्रिसिएशन हम कह सकते हैं। तो अब इसमें से हम क्या डिडक्ट कर देंगे, टैक्स डिडक्ट कर देंगे। कितना गिवन है, 35%। ठीक है, 35% आप इसमें टैक्स लगाएंगे। 17,850 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 17,850, तो 51,000 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 33,150। ये क्या आ गया, ये हमारा बिफोर टैक्स था ना, ये यहाँ पे आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारी इनकम क्या आ गई है, ये हमारी नेट इनकम आ गई है, अर्निंग कह सकते हैं आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, आफ्टर टैक्स आ गई है। अब हमारा जो क्या है, हमें आफ्टर टैक्स कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने जो टैक्स को डिडक्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया था ना, उसको फिर से ऐड ऑन कर देंगे इसमें, क्योंकि अब हमें क्या निकालनी है, हमें वो कैश इनफ्लो निकालना है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इसमें से क्या कर देंगे, हम फिर से ऐड कर देंगे। मैं ऊपर का रब कर रही हूँ, ये आ गई हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स 33,150। ठीक है, डेप्रिसिएशन 19,000 है, तो इसमें से हम वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 19,000 का। 19,000 का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे इसमें हम 52,150 टोटल अमाउंट आ गई। ये क्या आ गया हमारा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। अब हमें इसके अंदर क्या गिवन है, हमें अब क्या है, टोटल इसमें कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वैल्यू कितनी है, टोटल हमारा कितना इनफ्लो होएगा वो हमें चेकआउट करना है। तो हम इसमें देखेंगे मशीन की जो उससे पहले हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है ना, मिसालवेज वैल्यू भी गिवन है, तो उसका एग्जैक्ट निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल भी लगी है। तो टोटल हमारी जो टर्मिनल जो कैश इनफ्लो है वो हम देखेंगे। तो जो सालवेज वैल्यू यानी कि हमने 5 सालों के बाद मशीन को सेल कर दिया, तो वो भी तो अपनी इनकम हुई, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। जो उस चीज को, उसका स्पेयर पार्ट है, कुछ भी हमने सेल किया हो उसके दौरान हमें मिला हो, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से कौन कौन से कंसेप्ट लेंगे, एक हम इसमें लेंगे कि जो हमने सेल की है मशीन को, ठीक है, वो कितने की है हमने, 50,000 की। और इसमें जो वर्किंग कैपिटल है ना, वो भी हमने जो लगाई है वो भी इसी में ही ऐड करेंगे इनफ्लो में, क्योंकि एक तरीके से वर्किंग कैपिटल हमने लगाई है, तो वो हमारी इनकम ही है कि जो चीजें हमने इसमें एक्सपेंसेस की थी तो वो हमें वापस मिलने वाली है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा 15,000 का। तो टोटल ये हमारा आ गया है 65,000। ठीक है, ये क्या आ गया 65,000, टर्मिनल कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारी इनकम है और ये भी हमारी इनकम है। तो अब हमें क्या करना है कि हम देखते हैं कि जो हमारा कैश इनफ्लो, ठीक है, 5th ईयर का क्या था, यानी कि 5 सालों का, या मतलब 5th ईयर तक, 1 से 5 साल तक हमारा कैश इनफ्लो कितना हुआ। तो एक तो हमारा ये कैश इनफ्लो हो गया, आफ्टर टैक्स कितना है 52,150, एंड एक जो टर्मिनल हमारा कैश इनफ्लो है ये कितना हो गया 65,000। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। ये आ गया 1,17,150। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। जो आपका जो कैश इनफ्लो है इन 5th ईयर यानी कि 5 सालों तक, यानी 5 सालों में, 1 से 5 सालों में आपका टोटल जो कैश इनफ्लो हुआ है वो 1,17,150, 1,17,150। तो ये आपका आंसर है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है,
कंफ्यूज मत हुआ करो क्वेश्चन को देख के कि उसमें क्या चीज़ है, क्या पूछा। थोड़ा सा उसको एक बार समझ ना आए ना, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन अराइज करते हो, पूछते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब फाइनल ईयर से ही हैं, आप कोई भी बीकॉम का जो कंसेप्ट है वो पूछ सकते हैं। बस बता दें कहाँ से है, मतलब टॉपिक क्या है उसका, और उसकी क्लियर पिक हो तो एज सुन एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।